बीती शाम लगभग 7 बजे दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर एक कार में जोरदार धमाका हुआ। और यह धमाका इतना जबरदस्त था कि जो भी उसकी चपेट में आया वो खत्म हो गया। लगभग 4 से 5 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। और इस धमाके के बाद 12 लोगों की मौत हो गई और लगभग 24 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों को पास के ही एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इसी बीच इस पूरे धमाके पर सियासत भी हो रही है। और सियासत कुछ इस तरह की कि अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो ये धमाका हुआ है या इस तरह के जितने भी धमाके बीजेपी सरकार बनने के बाद हुए हैं, केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद हुए हैं, वो हमेशा चुनाव से पहले होते हैं या फिर चुनाव के आसपास होते हैं, जिससे कि बीजेपी को इसका सियासी माइलेज मिल सके। क्या वास्तव में ऐसा होता है? और इस धमाके के बाद सियासी दल क्या कह रहे हैं और बीजेपी या बीजेपी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, या फिर जो पूरी जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, आज विश्लेषण में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर बीती शाम लगभग 7 बजे एक कार में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट से हुई तबाही की गवाही तस्वीरें खुद दे रही हैं। लेकिन हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। और इसके बाद जो सियासी दलों के बयान आ रहे हैं वो और भी ज्यादा विचलित करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि इतनी गंभीर घटना के बाद भी इस पर सियासत हो रही है, तो इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब यह विस्फोट हुआ तो उसके बाद क्या क्या तस्वीरें देखने को मिली। सबसे पहले तो जिस तरह से एक कार में विस्फोट हुआ, उसके बाद किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या है। कार में कोई सीएनजी जो सिलेंडर है उसका विस्फोट हुआ है या फिर यह कोई आतंकी हमला है। और यह आतंकी हमला है, इस पर आशंका लगातार जताई जा रही है, सरकार की तरफ से भी और जांच एजेंसियों की तरफ से भी। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन धरपकड़ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए अब तक 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली के पहाड़गंज और दरियागंज दोनों क्षेत्रों में अभी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अब यह आतंकी हमला है या फिर कोई और विस्फोट, यह अभी जांच का विषय है और तमाम जांच एजेंसी इसको लेकर गहन जांच कर भी रही हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो ये विस्फोट हुआ गाड़ी में और जिस तरह से उसके बाद हालात हुए, और यह बताया जा रहा है कि लगभग 8 लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विस्फोट कितना घातक रहा होगा। इसके बाद जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तो जो गंभीर रूप से घायल थे, उसके बाद 4 लोगों की मौत और अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई और अभी भी 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब जैसे ही कार में विस्फोट की खबर दिल्ली में आग की तरह फैली, उसके बाद तमाम जांच एजेंसी वो भी मौके पर पहुंची और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी पूरी जो जांच एजेंसियां हैं उनसे वहां पहुंचकर बात की और क्या पूरा मामला है, क्या इसमें आगे हो सकता है या ये कोई आतंकी घटना है या किस तरह से इसमें और क्या क्या संभावना हो सकती है, इन सब पर गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर जांच एजेंसियों से बात की और उसके बाद
वो घायलों को देखने के लिए अस्पताल भी गए और वहां घायलों से उन्होंने मुलाकात भी की। और इसी दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एलएनजेपी अस्पताल गई और उन्होंने भी घायलों से मुलाकात की और उनका किस तरह का इलाज चल रहा है ये डॉक्टरों से भी उन्होंने बात की। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात इस घटना की पूरी जानकारी ली और सख्त निर्देश दिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि यदि यह आतंकी हमला है तो इसे देश पर हमला माना जाएगा। यानी जो पहले कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, वो फिर से हो सकता है। यानी तनाव दोनों देशों के बीच फिर से बढ़ सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया और उनकी तरफ से भी कहा गया कि यह आतंकी हमला हो सकता है। इस एंगल पर भी जांच की जा रही है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। प्रधानमंत्री मोदी की यदि बात करें तो वो 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं। 11 और 12 नवंबर को वो भूटान में रहेंगे और भूटान पहुंचते ही उनकी तरफ से इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जांच एजेंसी तह तक जाएंगी और जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इस कार विस्फोट के बाद जिस तरह की तबाही दिल्ली के अंदर हुई है, उसके बाद जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हर जगह जांच की जा रही है, सभी आने जाने वाले वाहनों की भी, और खास तौर से देश के जितने भी बड़े मंदिर हैं उनके बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन इसी बीच सियासी दलों की तरफ से भी सियासत शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की सांसद हैं महुआ माझी। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जब जब चुनाव होते हैं देश के अंदर, तब तब बीजेपी की तरफ से इसी तरह की साजिश देश के साथ की जाती है। और वो इसमें उदाहरण भी दे रही हैं कि जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 के चुनाव से ठीक पहले हुआ था, और अब जिस तरह से दिल्ली में बिहार चुनाव के दौरान धमाके हुए हैं, ये इसी साजिश की तरफ इशारा करता है। और जब जब चुनाव होता है, कभी पुलवामा की बड़ी घटना हो जाती है, कभी दिल्ली में इस तरह की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं तो सारे लोगों के मन में संदेह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या जनता को के दिमाग को भटकाने के लिए हो रहा है? आप देखिए चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होता है इस तरह की घटनाओं से। ये इसका आकलन करके इसके पीछे की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद महुआ माझी अकेली ऐसी नेता नहीं है जो इस तरह के आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की तरफ से भी कुछ इसी तरह की बात कही जा रही है। अजय राय भी कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक भी चुनाव से ठीक पहले हुआ था और अब दिल्ली में भी जो अटैक हुआ है वो भी चुनाव से पहले हुआ है। तो अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी की प्लानिंग क्या है, और वो तो सीधी चुनौती दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को भी कि आप तो दावा करते हैं कि कहीं परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन लगातार आतंकी घटना हो रही है।
और वो ये सब कहते हुए गृह मंत्री से इस्तीफा भी मांग रहे हैं। देखिए, जाने आने से नहीं होगा। आप कहते हैं ना कि कोई घुसपैठिया नहीं आ सकता, कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई आतंक, कैसे घटनाएं घट रही हैं? ये घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में मारा, बच्चों को मारा, जो महीने 2 महीने 15-15 दिन की शादियां हुई थी, बेचारे वहाँ पर हनीमून पीरियड में गए थे, उन सबको मार डाला। उनकी पत्नियों के गोद में बच्चे, यहीं कानपुर का शुभम द्विवेदी बेचारा मार दिया गया, यहीं यूपी का हमारा। तो मतलब पूरे समझ सकते हैं क्या हाल हो रखा है पूरे। उसके बाद भी आपने कहा हम सब ठीक कर देंगे। उसके पहले चुनाव के 2019 के चुनाव के पहले आप देख सकते हैं कि वहाँ पर घटना घटी पुलवामा में। क्या हुआ? उसकी कोई जांच अभी तक कुछ नहीं आई। आरडीएक्स कहाँ से आया? उसमें भी आरडीएक्स यूज़ हुआ था। उसमें एक अधिकारी भी पकड़ा गया था, देवेंद्र या क्या नाम था उसका, जम्मू कश्मीर का। कहाँ है उसका पता नहीं। फिर अभी आरडीएक्स आ गया। कैसे आ रहा है आरडीएक्स? आपके शासन सत्ता में और आप ताकतवर हो, आप कहते हो कि नहीं कुछ नहीं, कहीं हम एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और घुसपैठिए की बात आप रोज बोलते हैं गृह मंत्री जी। पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, पूरा देश परेशान है, तबाह है, निर्दोष लोग मारे गए। अभी इस हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा? सीधे सीधे जिम्मेदार अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। भारतीय सियासत में नए नवेले नेता हैं प्रशांत किशोर। हालांकि उन्हें सियासी चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि जब 2014 में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, तो उस वक्त बीजेपी के लिए उनकी तरफ से ही रणनीति बनाई गई थी। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी सियासी चाणक्य का काम किया है और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए भी। लेकिन अब वो खुद चुनावी मैदान में हैं और इस बार बिहार चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी जन स्वराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वो भी यही कह रहे हैं। दिल्ली में जो ये विस्फोट हुआ है उसके बाद वो भी यही कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त यदा कदा इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और जब प्रशांत किशोर ये बात कह रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। वो इतनी बड़ी घटना के बाद हंसकर जवाब दे रहे हैं और उसमें भी वो इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो एक बार प्रशांत किशोर को भी आप सुनिए। चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती हैं, उससे बिहार के लोगों को कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिहार का चुनाव है, बिहार के मुद्दे पर वोट होना चाहिए। सुरक्षा के लिए बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने लोगों को चुनकर पार्लियामेंट में बैठाया है। पक्ष विपक्ष वहां है, राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है। सब लोग, देश की जो सरकार है, पार्लियामेंट है, उनके साथ हम लोग सब लोग खड़े हैं। हम उचित जो कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया है कि जब से पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उससे खिसियाए आतंकी उसका बदला लेने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से उनकी हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा था। और अब विस्फोट हुआ है तो शायद वो अपनी साजिश में कामयाब हो गए हैं। वहाँ इस तरह से साजिश चल रहा ही रहा होगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, लेकिन डिटेल हमको पता नहीं है। घटना तो वहाँ पर लगी हुई थी, दिल्ली पर बहुत निगाहें थी आतंकवादियों का, क्योंकि आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसको अड्डा को उड़ाया गया था, खत्म किया गया था। उसका वो लोग ले लेना था, बदला ले लेना चाहा था, तो उसी में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा होगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले की तरफ से भी इस विस्फोट के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह की सियासत बीजेपी की तरफ से की गई थी, अब बीजेपी को उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। वो सवाल उठा रहे हैं कि जब देश की राजधानी भी सुरक्षित नहीं तो बाकी देश का हाल क्या होगा। पहलगाम के घटना में जिस तरह से सरकार ने और बीजेपी ने राजनीति की ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो तो पूरा देश देख रहा है। आज उनको अब जवाब देने का समय है। ये जवाब अब केंद्र की मोदी की सरकार को, बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में, कश्मीर में, हमारे बॉर्डर में जब हमला होता है तो एक बात उसमें मान सकते कि वो आगे से भाग गए, लेकिन दिल्ली में हमारी राजधानी जो सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब ये 56 इंची को देना पड़ेगा।
दिल्ली में हुए इस विस्फोट के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देश में सियासत होती रहेगी, राजनीति आने जाने वाली चीज है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर सबको एकजुट होना चाहिए। और वो सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। देखिए, राजनीति होती रहेगी, आने जाने वाली चीज है, लेकिन हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा जो है मिले, जांच अच्छे से हो। अगर कोई किसी ने कुछ उटपटांग किया है, गलत किया है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा जो है दिलाए। देश की आंतरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा हर चीजों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मेरा मानना है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल की तरफ से पूरे विपक्ष से अपील की जा रही है कि सरकार और सेना को कोसने से अच्छा है कि जो देशद्रोही हैं, जो ये आतंकी ताकत हैं, इनके खिलाफ एकजुट हो जाएं। मैं विशेष करके विपक्ष के नेताओं से, राहुल गांधी जी से और लोगों से अपील करूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ बोलिए खुलकर। क्यों नहीं आप बोलते हैं खुलकर? आज क्या राहुल गांधी जी को मजबूरी है? राहुल गांधी जी, अपने सेना और सरकार पर उंगली उठाने से अच्छा है जो देश विरोधी और जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए। और जब हम सब एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ, इस तरह के उग्रवादियों के खिलाफ जब तक हम एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे लोगों को रोक पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह के घटना का खुलकर जो है विरोध होना चाहिए। बाबा बागेश्वर की तरफ से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें की मांग की जा रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। अब इस धमाके के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आई है और उन्होंने तो साफ तौर से कहा है कि जब भी इस तरह के धमाके होते हैं, जब भी इस तरह के आतंकी अटैक होते हैं, इस सब के पीछे एक कट्टर मजहबी विचारधारा वाले लोग होते हैं। पहले भी वही करते थे और इस बार भी उनकी तरफ से ही किया गया होगा। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि उनकी यात्रा बिना डरे, बिना थके ऐसे ही चलती रहेगी। कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए, उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। कल जो हुआ घोर निंदनीय, अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, कल हमने मौन धारण भी किया, परंतु ये सिद्ध है कि कट्टर मजहबी पंथ की सोच की विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। जब जब देश में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जब जब भी धमाके हुए हैं, पूरा देश एकजुट होकर उसका विरोध करता रहा है और जितनी भी ये आतंकी ताकत है, इन सब के खिलाफ एकजुट होकर एक सुर में बोलता रहा है। ये हमने अभी पहलगांव आतंकी हमले के बाद भी देखा था और अब जबकि देश की राजधानी दिल्ली में धमाका हुआ है, हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये आतंकी धमाका है या फिर इसके पीछे किस तरह की जो ताकतें हैं वो हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर सियासत शुरू हो गई है और विपक्ष की कई ऐसी पार्टी हैं जिनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरह के जो धमाके हैं वो अक्सर चुनाव से पहले कराए जाते हैं और इसमें तो वो अभी से ही आतंकियों को क्लीन चिट और सरकार को घेरे में ले चुके हैं। क्योंकि यदि, जैसा कि ये सियासी दल कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं
कि चुनाव से पहले सियासी माइलेज लेने के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरह के जो विस्फोट हैं वो कराए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी दलील 2019 के पुलवामा अटैक को लेकर दी जाती है, क्योंकि वो 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई सियासी दल इतना गिर सकता है कि वो महज सत्ता में वापसी के लिए या फिर सत्ता में आने के लिए अपने देश के निर्दोष लोगों की, और पुलवामा अटैक की यदि बात करें तो वहां तो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे जो हर मोर्चे पर देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो क्या कोई सियासी दल सत्ता में आने के लिए अपने देश की सेना के साथ भी इस तरह की घिनौनी सियासत कर सकते हैं? क्या आतंकी हमले सियासत से जुड़े हो सकते हैं, जैसा कि पुलवामा अटैक के बाद भी कहा गया था? और अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं और बिहार चुनाव के ठीक दौरान दिल्ली में जो यह धमाका हुआ है, इसके लिए भी इन सियासी दलों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में वापसी करने के लिए इस तरह के विस्फोट करा रही है। हालांकि अभी जांच एजेंसियों की तरफ से भी कोई इस पर स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह आतंकी हमला है, और यदि आतंकी हमला है तो किस आतंकी संगठन ने कराया है। इन सब पर जांच हो रही है, लेकिन हमारे जो सियासी शूरमा हैं उनकी तरफ से अपने अपने सियासी माइलेज के ढलान और उठाव के हिसाब से बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में हमारा सवाल आपसे है कि क्या वास्तव में विपक्ष की तरफ से जो ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।